गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के जेई एडवांस्ड के सीरीज में हम 2010 से 2024 के सारे प्रॉब्लम्स कर रहे होंगे। पहले के दो वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रॉब्लम्स किए हैं लगभग 20 सम्स, और आज के वीडियोस में उसी इसी इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। तो रूल हमें पता है, सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लेना है। कॉपी पेन निकालने के बाद क्वेश्चन देखकर खुद से सॉल्व करना है। खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो ही सॉल्यूशन देखना है। खुद से सॉल्व होने पर अगर गलत होता है तो अपने को पता रहेगा कि कहाँ पे हमारा हमारा गलती है, कहाँ पे हमको सुधारने की जरूरत है, और फिर सोल्यूशन देख लेंगे। और अगर नहीं बना तो सोल्यूशन तो आएगा ही। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, 2017 में पूछा गया था पहला क्वेश्चन। A point charge plus q is placed just outside an imaginary hemispherical surface of radius r as shown in the figure. Which of the following statements is or are correct? The electric flux passing through the curved surface of the hemisphere is this. तो इस हेमिस्फीयर से जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या है, टोटल फ्लक्स क्या है पूरे कर्व सरफेस से, component of electric field circumference of the flat surface is an equipotential। ठीक है, सी और डी भी देखते हैं, पर समझते हैं क्या हो रहा होगा। अगर एक हेमिस्फीयर के बाहर चार्ज क्यू रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यू से बाहर की तरफ इस तरह से जा रहे होंगे। और सबसे पहले अगर इसको ऊपर से देखूं, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो सबसे पहले जो भी चार्ज हेमिस्फीयर से जाता है, जो भी कर्व सरफेस से जाता है, वो उसके बेस से जरूर जाता होगा। तो फ्लक्स टोटल इज जीरो, क्योंकि जितना फ्लक्स कर्व सरफेस से पास किया हो उतना ही उसके बेस से पास करके एग्जिट आउट भी कर लिया। जितना जितना एंटर हो रहा है उतना ही बाहर भी जा रहा है। तो फ्लक्स टोटल कहाँ का, किस किस रीजन की वजह से हुआ? दो रीजन की वजह से। एक तो कर्व सरफेस पे जितना फ्लक्स था, और एक तो जितना उसके बेस से फ्लक्स पास हुआ। अब जो जो फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से पास हुआ, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेस से भी पास हुआ, बस डायरेक्शन दोनों का उल्टा है। So phi curved is equals to minus of phi base। तो phi कर्व निकालने के लिए अपन ट्राई करेंगे कि फ्लक्स जो बेस से पास हुआ वो निकाल लिया जाए। ठीक है, तो फ्लक्स बेस से क्या कितना पास हुआ, अब ये निकालना भी डिफिकल्ट है। तो ये रेडियस r है, इसके थोड़ा ऊपर चार्ज q रखा गया है कि नहीं, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं x। नाउ लेट्स से यहाँ पे हमें थोड़ा सॉलिड एंगल का कंसेप्ट समझना है। तो सॉलिड एंगल काम कैसे करता है कि एक स्फीयर होता है, और यहाँ पे अगर मैं दो लाइन बनाऊं स्फीयर में, तो ये एक कैप मिलता है मुझे। ये क्या मिलता है? एक कैप जैसा सरफेस मिलता है, और ये एंगल ही सॉलिड एंगल है। ठीक है, नाउ जब 2D रीजन में सर्कल पे कोई दो लाइन बनाते हैं तो ये थीटा होता है, और ये डिस्टेंस r इंटू थीटा होता है। ये अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। पर जब एक स्फीयर में दो लाइन बना रहे हैं तो कुछ ऐसा कर्व सरफेस और 3D सरफेस बन रहा है, और इस 3D सरफेस पे यहाँ पे एक सर्कल है इस तरह से, है कि नहीं? यहाँ पे भी। अच्छा, और एक बात, इस सर्कल का कुछ एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट से कुछ एक इस सर्कल का रेडियस भी है। तो इस मिड पॉइंट को अगर मैं अपने सेंटर ऑफ द स्फीयर से ज्वाइन करूं तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा, एंड थीटा इज कॉल्ड हाफ एंगल। ठीक है, अगर अपने को हाफ एंगल किसी तरह से पता है, हाफ एंगल क्या होता है फिर से, सर्कल, सर्कल का सेंटर, सेंटर से स्फीयर का सेंटर, और उससे किसका डिस्टेंस, सेंटर से जिस जिस पॉइंट पे अपन स्फीयर पे मार्क किए हैं हाफ एंगल बनाने के लिए, वो वो है एंगल हाफ एंगल। तो वो सॉलिड एंगल, अगर हाफ एंगल थीटा है पता है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सॉलिड एंगल और फ्लक्स का क्या रिलेशन है? सॉलिड एंगल और फ्लक्स का क्या रिलेशन है? मान लेते हैं कि पूरे के पूरे स्फीयर में एक चार्ज q की वजह से टोटल फ्लक्स q बाई सिग्मा है, और क्योंकि टोटल फ्लक्स q बाई सिग्मा है, तो अब मुझे चाहिए कि किसी एक इस रीजन
इस रीजन से पास होता हुआ फ्लक्स बताया जाए, है कि नहीं? तो इस रीजन से पास होता हुआ फ्लक्स डिपेंड करेगा कि ये टोटल का कितना पार्ट है। तो ये टोटल का कितना पार्ट है, इसके लिए ही सॉलिड एंगल निकालने की जरूरत है अपने को। तो मान लेते हैं सॉलिड एंगल ओमेगा है। तो फ्लक्स टोटल अगर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इस पार्ट से कितना फ्लक्स हुआ ये अगर पता करना है, तो लेट्स से दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पार्ट, दिस विल बी फ्लक्स टोटल बाई टोटल एंगल ऑफ द स्फीयर। अब 2D में जब हम सर्कल की बात करें तो टोटल एंगल होता है 2 पाई, जब हम स्फीयर की बात करें तो टोटल एंगल होता है 4 पाई, और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दैट इज द सॉलिड एंगल। जितना भी सॉलिड एंगल आया था उस पार्ट में जितना फ्लक्स होगा उसको टोटल बाई 4 पाई करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उस पार्ट का फ्लक्स आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अपन ऐसा ही कुछ ट्राई करने वाले हैं। अपने को पता है कि बेस से जितना पास कर रहा है उतना ही फ्लक्स कैप से भी पास कर रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, इस x डिस्टेंस को लेकर के यहाँ पे एक सर्कल बनाऊंगा, सॉरी एक स्फीयर बनाऊंगा, ठीक है? ये x रेडियस लेकर के, ये x रेडियस कैसे मिला, सेंटर कहाँ पे माने, सेंटर कहाँ पे माने ये बात देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर Q को मान रहे हैं, और Q से यहाँ पे हमारे बेस पे जो हमारा बेस सर्कल था, है ना, ये इनिशियल क्वेश्चन है। अब ये जो बेस है इस Q से यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करके मैं स्फीयर बनाऊंगा, टेकिंग x एज द रेडियस। तो रेडियस बनाए, पहले स्फीयर बनाएंगे बढ़िया सा। हाँ, तो स्फीयर बना दिए। अब मुझे इस बेस से फ्लक्स चाहिए। इस बेस से जो फ्लक्स होगा वो इस रीजन से भी उतना ही फ्लक्स होगा। किस रीजन से, स्फीयर का इस कैप रीजन से, ठीक है? तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, ये सॉलिड एंगल चाहिए। अगर चार्ज Q इस पूरे सरफेस इस पूरे एरिया में प्लेस्ड है तो इस पूरे स्फीयर से टोटल फ्लक्स है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है? ये क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मैंने स्फेरिकल क्यों लिया, मैंने चार्ज Q को सेंटर पे क्यों रखा, मैंने एग्जैक्टली डिस्टेंस x क्यों लिया रेडियस का। समझते हैं, गॉसियन सरफेस का बनाने का पहला क्या क्राइटेरिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी पॉइंट ऑन द स्फीयर ऑन द सरफेस, जो गॉसियन सरफेस लिए उस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम, हर पॉइंट पे इक्वल होना चाहिए। भाई तो अगर मैं Q को सेंटर पे रखूं एक स्फीयर के, तो ही तो स्फीयर के हर एक सरफेस पे हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, क्योंकि हर एक के पॉइंट पे उसका डिस्टेंस सेम है अगर वो सेंटर पे Q चार्ज रखा है, तो इसलिए सेंटर पे रखें। सेकेंड, अब ये स्फीयर क्यों लिए, अब ये सिलेंडर क्यों नहीं लिए, पिरामिड क्यों नहीं लिए, या फिर कोई और शेप क्यों नहीं लिए? उसका रीजन ये है कि दी surface should be a an equipotential surface। समझ में आ रही है बात?
ये दो क्राइटेरिया गॉसियन सरफेस को बनाने के लिए यूज करें। अब टोटल फ्लक्स क्योंकि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, क्यू सेंटर में है, और टोटल फ्लक्स हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट थ्रू दिस स्फीयर, थ्रू दिस लार्जर स्फीयर। तो अपने को इस कैप के वजह, इस कैप से जितना फ्लक्स निकाल रहा है वो निकालना है, क्योंकि इस कैप से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उतना ही फ्लक्स इस बेस से भी पास हो रहा होगा, और इस बेस से जितना फ्लक्स पास हो रहा होगा उतना ही हमारे स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल के कर्व रीजन से पास हो रहा होगा, जो हमें फिगर में ओरिजिनली दिया हुआ था। ठीक है, तो अब क्या चाहिए मुझे, नेक्स्ट पेज पे चले, इसको इरेज किया जाए। अब मुझे चाहिए हाफ एंगल। मुझे क्या चाहिए, हाफ एंगल चाहिए। तो हाफ एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा कि मुझे सॉलिड एंगल चाहिए, सबसे पहले हाफ एंगल निकालूंगा, है कि नहीं। हाफ एंगल निकालने के लिए क्या करूंगा, ध्यान दो। हाफ एंगल निकालने के लिए सबसे पहले ये डिस्टेंस देखेंगे, ये दिया हुआ है आर, ये ये मान लिए हैं एक्स, ये ये टोटल, ठीक है। हाँ, ये मान लिए हैं एक्स, और क्यों, क्योंकि रेडियस के थोड़ा ही ऊपर है, तो ये डिस्टेंस अपन आर ही मानेंगे, जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको एक्स नहीं बोलूंगा। एक्स कौन सा है, एक्स ये रेडियस है, एक्स ये रेडियस है, ये आर है और ये भी आर है, सो दिस एंगल विल बी tan थीटा, लेट्स सपोज दिस इज tan थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा आर बाई आर। tan थीटा अगर 1 है तो थीटा जरूर 45 है, तो हाफ एंगल अगर 45 डिग्री आया, हाँ, तो सॉलिड एंगल कितना आएगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू, कॉस 45 कितना होता है, 1 माइनस 1 बाई रूट टू होता है। तो अगर टोटल फ्लक्स थ्रू आर गॉसियन सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो इस रीजन से जितना पास हो रहा होगा वो होगा क्यू फाई टोटल बाई 4 पाई इंटू सॉलिड एंगल ऑफ दिस कैप, इस कैप का सॉलिड एंगल, इस पार्ट का सॉलिड एंगल, इसका पार्ट का सॉलिड एंगल कितना है, 2 पाई इंटू 1 माइनस रूट टू, और क्यू टोटल कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि पहला ऑप्शन सही है कि नहीं। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू, पाई से पाई, 2 से 2, सो ये आ गया क्यू एफ बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा, हाफ इंटू 1 माइनस 1 बाई रूट टू। ये तो वो पार्ट हो गया जो इस बेस से पास कर रहा है, या फिर इस कैप से पास कर रहा है। इस कैप से जितना पास कर रहा है उतना ही इस बेस से पास कर रहा है, और इस बेस से जो पास कर रहा है प्लस जो हेमिस्फेरिकल पार्ट से पास कर रहा था वो जीरो है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे उसको ले चलूंगा। अब ये था ओरिजिनल सरफेस, ये था चार्ज क्यू। तो अब अपने को अगर पता है कि इस कैप से कितना पास कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस से भी पास कर रहा होगा। सो कर्व्ड या फिर हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल सरफेस is equals to minus of phi, that is the flux passing through the base। तो phi कर्व्ड आ जाएगा 1 by 2 माइनस ऑफ 1 by 2 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 by रूट टू। नाउ ध्यान देने वाली बात एक और है, यहाँ पे हमने पहले एक बात सीखा कि गॉसियन सरफेस कैसे चूज करते हैं। अब सीखेंगे कि फ्लक्स जब एंटर कर रहा हो तो वो नेगेटिव होता है, इनेटर एंटर, और फ्लक्स जब एग्जिट कर रहा हो तो वो पॉजिटिव मानते हैं। तो फ्लक्स जरूर कर्व सरफेस से एंटर कर रहा है और बेस से एग्जिट कर रहा है। मैं अगर उल्टा मान लेता तो गलत हो जाता, यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं आता,
तो अपने को ये इंफॉर्मेशन भी होना चाहिए था। So if the curved surface से फ्लक्स जो हमारा आया वो आया -12 Q by epsilon नॉट इंटू 1 - 1/√2, फिर ऐसा आया तो बिल्कुल सही है। टोटल फ्लक्स टू द कर्व सरफेस इज Q by epsilon नॉट, गलत है ये। टोटल फ्लक्स मतलब जितना फ्लक्स आया और कितना फ्लक्स गया, तो जितना फ्लक्स आया उतना ही फ्लक्स चला भी गया, तो टोटल फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स जीरो है। टोटल फ्लक्स कब जीरो नहीं होता है? जैसे कि ये अगर क्यू चार्ज मान लो और ये एक स्फीयर मान ले, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, सब यहाँ से जा रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स जीरो थोड़ी है इस स्फेरिकल रीजन से, पर यहाँ पे कोई क्यू है और यहाँ से फिर चार्ज आ रहा है, फ्लक्स। तो ये इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो जितना इस स्फीयर से एंटर करेगा उतना इस स्फीयर से एग्जिट भी करेगा। सो इस क्यू की वजह से वापस से फ्लक्स जीरो है। तो इस तरह से काम करता है। फ्लक्स कब जीरो होगा, फ्लक्स कब जीरो नहीं होगा एक सरफेस से, जितना एंटर किया उतना एग्जिट कर लिया तो जीरो होगा, अगर अंदर ही है उसके तो फिर फ्लक्स जीरो थोड़ी होगा। नाउ the component of the electric field normal to flat surface is constant over the surface. अच्छा, component of electric field normal to the flat surface. अब ये है फ्लैट सरफेस, है ना? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू से कैसा छितराया हुआ निकलता है, एक तरह से नहीं निकलता है, ठीक है? तो मैं अगर इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मानूं तो इस डायरेक्शन में ही होगा, रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। और अगर एक और पॉइंट ले लूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो डिफरेंट, यहाँ पे कुछ और डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है। तो कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर नॉर्मल टू दी फ्लैट सरफेस ले, ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये वाला कंपोनेंट चाहिए। कोई रीजन नहीं है कि ये इक्वल होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा डिस्टेंस पे है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड कम है तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी कम होगा एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अब अपन कैलकुलेट कर रहे हैं स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पे, मान लेते हैं सबसे नीचे वाला डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा, ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो नॉर्मल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट का भी मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, और इसीलिए ये गलत है, ये भी गलत है। डी, द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल के बारे में दो बात क्या जानना है अपने को। सबसे पहला बात, जितना बार आएगा उतने बार मैं बताऊंगा ताकि याद होता जाए। इक्विपोटेंशियल के बारे में मुझे सबसे पहला बात जानना है कि वो ऐसा सरफेस है, अ सरफेस which has equal potential at all points। ये तो बहुत ऑब्वियस था, है कि नहीं? एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी पॉइंट ऑन दिस सरफेस is perpendicular to it। तो अगर Q चार्ज की वजह से, है ना, अपने को देखना है कि जो सरकमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है कि नहीं। सरकमफेरेंस, ये पूरा का पूरा सरफेस की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ये आउटर रीजन का बात हो रहा है, सरकमफेरेंस। तो ये Q चार्ज एकदम सेंटर से, बीचों बीच सेंटर से, इस सर्कल से ऊपर प्लेस्ड है, ठीक है? इस क्यू की वजह से रेडियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ऐसा। नाउ अगर इस स्फीयर से मुझे चेक करना है कि ये लाइन
ये जो लाइन है यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी है जो क्यू से आ रहा है कि नहीं? तो अगर अपने को चेक करना है कि ये इस पॉइंट पे इस सरफेस से परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इस पॉइंट पे इस सरफेस पे मैं क्या बनाऊंगा? टैंजेंट बनाऊंगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं ऐसा एक सर्कल बनाऊं और यहाँ पे बीच में चार्ज रखूं, तो बीच में चार्ज रखूं या ना रखूं, ये तो ज्योमेट्री ही है। ये कैसे है ज्योमेट्री कि अगर यहाँ पे एक पॉइंट है और ये सेंटर के जस्ट ऊपर है, तो तो हर एक बार ये सरकमफेरेंस पे टैंजेंट जो बन रहा होगा उससे 90 डिग्री एंगल बनाएगा, आगे पीछे हर जगह। तो दिस डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस सरकमफेरेंस के लाइन पर, है ना, ये हमेशा इस सरफेस से परपेंडिकुलर होगा, और क्योंकि परपेंडिकुलर है तो जरूर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। साथ साथ में और एक सिंपलर कंक्लूजन से भी निकाल सकते थे यही बात कि सरफेस पे इस सरकमफेरेंस पे हर जगह पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस, ये क्या होगा? ये डिस्टेंस x है, तो ये होगा के क्यू बाई एक्स। अब ये पीछे वाला जो रीजन है ये भी तो इक्वल डिस्टेंस पे ही है, क्यू बिल्कुल सेंटर पे था ऐसा पिरामिड की तरह, और यहाँ सर्कल है हर जगह, तो सरकमफेरेंस से हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ही तो है। और अगर ऐसा है तो इस पॉइंट पे भी के क्यू बाई एक्स, तो एवरी पॉइंट इज हैज सेम पोटेंशियल। सिंपली भी कर सकते थे। और अगर ऐसे सोचे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री है, तो हाँ वो भी है। ए एंड डी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन, फिर से फ्लक्स के ऊपर। An infinite long thin non-conducting wire is parallel to the z-axis and carries a uniform line charge density lambda. It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r, and in such a way that PQ subtends an angle 120 degree at the center O of the spherical shell as shown in the figure. The permittivity of the free space is epsilon naught. Which of the following statement is or are true? तो अब इस ग्राफ में समझो कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लेंथ कितना है ना? ये मेरे निकालने से पहले वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ कि ये लेंथ है कितना इस ज्योमेट्री में से। ठीक है, अगर हमने वीडियो पॉज किया, अगर हमने निकाला और हमारा लेंथ आ गया तो देखते हैं। अब मैं निकाल के देखता हूँ। ये लेंथ निकालने का ये तरीका होगा कि मैं यहाँ से ओ से एक परपेंडिकुलर बनाऊं, और क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्ड है तो जो परपेंडिकुलर होगा वो इस इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। सो दिस इज 60 डिग्री, ये 60 है और ये 90 है और ये r है। सो दिस डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है? r साइन 60 दैट इज √3/2, और ये डिस्टेंस भी r साइन 60 दैट इज √3/2। ये भी r है, ये भी 60 है, या फिर कॉर्ड से भी बोल सकते हैं कि ये मीडियन है, ये दोनों r/√3 है। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल लेंथ आ जाएगा। r√3/2 को जोड़ेंगे तो r√3 आएगा, है कि नहीं? तो अगर ये टोटल लेंथ हमने r√3 निकाला तो वेरी गुड, r√3 is the total length. Now, the total flux through the sphere. Total flux, Gauss law हमें क्या सिखाता है? कि total flux through any enclosed surface is the amount of charge enclosed within it by epsilon naught. इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है? अगर इस पूरे का लैम्डा है चार्ज डेंसिटी, तो स्फीयर के अंदर पीक्यू रीजन में, पीक्यू रीजन ही है उस स्फीयर के अंदर इस लाइन चार्ज का कौन सा पार्ट है स्फीयर के अंदर? सिर्फ पीक्यू रीजन। तो टोटल चार्ज क्यू टोटल दैट इज इनसाइड द स्फीयर विल बी r√3 इंटू लैम्डा। लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ और r√3 है टोटल लेंथ जो स्फीयर के अंदर है। टोटल चार्ज कितना हो गया? r√3 इंटू लैम्डा। ठीक, तो क्यू टोटल, फ्लक्स टोटल इज क्यू टोटल बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल की जगह रखूंगा r√3 इंटू लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला ऑप्शन यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू द शेल इज r√3 इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, मजा आया?
The Z component of the electric field is zero at all the points on the surface of the shell. अच्छा, क्या कहता है कि शेल पे, है ना, हर एक पॉइंट पे, हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे, मतलब शेल के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे, है ना, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है भाई, ये बताना है। तो ये एक लाइन चार्ज है जिसका पॉजिटिव लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर टू द लाइन। ठीक है, अब इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इसका जेड डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आ ही नहीं सकता, ये जेड है। क्यों? क्योंकि जेड उससे परपेंडिकुलर है, जेड 90 डिग्री पे। इसका क्या कंपोनेंट जेड पे आएगा? जेड पे इसका कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। तो जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। इस सरफेस पे किसी भी पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है और उस पॉइंट में मैं अगर चाहता हूँ कि जेड को कोई कंपोनेंट मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कोई भी जेड कंपोनेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स थ्रू द शेल इज रूट 2r into lambda। दिस इज रॉन्ग, हमने पहले ही निकाल लिया, रूट 3r into lambda by epsilon नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। अच्छा, ऐसी बात भी नहीं है। क्या कह रहा है कि इस इस सरफेस पे, शेल पे, है ना, इसके वजह से क्या हर पॉइंट पे, स्फीयर के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है क्या? ऐसा थोड़ी है। ये नॉर्मल कब कहलाता? जब ये टेंजेंट से 90 डिग्री होता है। ये कहीं से भी 90 डिग्री लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये कब नॉर्मल कहलाता है? 90 डिग्री थोड़ी है ये, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेंजेंट से 90 डिग्री, टेंजेंट से 90 डिग्री है नहीं है, है कि नहीं? कब होता नॉर्मल? जब यहाँ पे कोई एक चार्ज होता, तो हर एक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल हो जाता, और ऐसे में वो हर एक सरफेस पे, हर मतलब सरफेस पे हर एक पॉइंट से नॉर्मल होता। तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर हमने ए और बी टिक किया तो हमने बिल्कुल सही किया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, बस अंदर कितना चार्ज स्टोर है इसके बारे में थोड़ा ज्योमेट्री लगाए और निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2018 में एक और बार पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक से सवाल, जो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड P इज 0,0, generated due to various charge distribution and dependent of E on D is found to be different for different charge distribution. List 1 contains the number of relations between E and D. List 2 contains this describes the different electric charge distributions along with their locations. Match the functions in list 1 with related to distribution in list 2. अच्छा, list 2 पढ़ो, list 1 में से मैच करो। list 2 क्या है? A point charge Q at the origin। अच्छा भाई, Q अगर किसी ओरिजिन पर है ना, और अगर एक पॉइंट P 0,0, D पर है, तो Z एक्सिस पे D है और यहाँ पे Q है, तो ये डिस्टेंस D हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? और अगर ये इन चारों में से कौन सा ऑप्शन पे डिपेंड करेगा? तो के क्यू बाई डी स्क्वायर, 1/d² पे डिपेंड करेगा। तो 1 का r या r का 1, चारों ऑप्शन में है। तो इससे अपन किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या कहता है? सेकंड कहता है a small dipole with the point charge q at 0,0 L and minus q at 0,0 L। अच्छा, ये हो गया ओरिजिन, और यहाँ पे है क्या? यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। अपन कहाँ रखे हैं स्मॉल डाइपोल का क्यू चार्ज? 0,0 L पर। तो ये मान लेता हूँ L है, और यहाँ Q है, और ये मान लेता हूँ माइनस Q है यहाँ पे, और ये मान लेता हूँ ये 2L हो गया, क्योंकि ये लेंथ भी L है और ये आगे भी लेंथ L है और पीछे भी लेंथ L है। Q रखा है कहाँ पर? 0,0, तो ओरिजिन से L लेंथ है ना दूर, और Q माइनस Q कहाँ रखा है? 0,0, माइनस L, तो ओरिजिन से माइनस Q भी L लेंथ दूर है, तो टोटल लेंथ 2L हो गया। नाउ 2L is very very small than D। D कहाँ है? 0,0, ये भी इसी एक्सेस में कहीं है कि नहीं? तो ये बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, आई मीन बहुत बड़ा है 2L से बहुत बड़ा होने की वजह से अब इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ये कैसे निकलेगा? डाइपोल की वजह से अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार डेरिवेशन लगता है, अदरवाइज जे एडवांस में भी फॉर्मूला से ही आधा से ज्यादा काम हो जाता है।
एक बार आया था जिसमें डेरिवेशन लगा था। तो तो एक्सियल पोजीशन है, कैसा पोजीशन है, एक चार्ज q यहाँ पर, एक चार्ज माइनस q यहाँ पर, और ये पोजीशन पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, तो एक एक्सियल पोजीशन है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर होता है तो परपेंडिकुलर पोजीशन होता है। एक्सियल पोजीशन के लिए डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, 2kp/d3। तो 1/d3 पे डिपेंड करता है, हाँ 2 का s होगा। तो s का 2 है क्या, s का 2 दो ऑप्शन में है। चलो a और b में शॉर्टलिस्ट हो गया, पर अपन यहाँ ऑप्शन तो करने आए नहीं, अपन यहाँ सीखने आए। तो करेंगे तो सारा ही ऑप्शन, करेंगे तो सारा ही 2kp/d3, 2kp/d3, याद करो 2kp/d3, 2kp/d3। और जब मैं बता रहा हूँ कि एक्सियल पे क्या होता है तो परपेंडिकुलर पे भी बता ही देता हूँ। ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसी भी लाइन पे है ना, एट क्या होगा यहाँ पे, एट डिस्टेंस d, kp/d3। क्या डिफरेंस है, एक्सियल में 2kp/d3 और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में kp/d3, बस इतना डिफरेंस। An infinite line charge coincident with the x-axis. अच्छा, infinite line charge coincident with the x-axis. लाइन चार्ज कोइंसिडेंट विद द एक्स एक्सिस, अच्छा ऐसे रखा हुआ लाइन चार्ज, और इसका लाइन चार्ज का डेंसिटी भी दिया है और ये डी है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट डी पे किसी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ, वो कितना होता है, के पी बाई 2 पाई, के क्यों लिख रहे हैं, जब ये लिख दिए तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, है कि नहीं, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। बस फॉर्मूला याद रहना था आज ये इसके लिए, ठीक है। डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में भी किया था इसका, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेकर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी। तो और पी की जगह रखूंगा, पी कौन सा, पी कहने का मतलब कि ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डी रखूंगा। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d, दैट इज ऑप्शन क्यू। तो इसके लिए क्यू है ना। तो क्यू के लिए भी 3 होगा, क्यू के लिए 3 दोनों ही ऑप्शन में, क्यू के लिए 3 दोनों ही ऑप्शन में है। लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी होता है। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट चेक करो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल डाइपोल 2 kp बाई डी क्यूब, और परपेंडिकुलर kp बाई डी क्यूब, परपेंडिकुलर kp बाई डी क्यूब, एक्सियल 2 kp बाई डी क्यूब। इनफाइनाइट लाइन की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। Next, two infinite wires carrying uniform linear charge density parallel to x-axis. अच्छा, parallel to x-axis. This is x-axis. ये है x-axis और ये है z-axis. The one along y is equals to 0 and z equals to l. तो अगर z l पे एक लाइन चार्ज बनाओ जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो कुछ ऐसा दिखेगा, और इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, प्लस लैम्डा। और ये कौन से पॉइंट पे, 0,0,l, y भी 0 है दिया हुआ है, and and along the y is equals to 0 y comma 0, y is equals to 0 and z equals to minus l। तो अब माइनस एल मतलब अब ये क्या हो गया, 0,0, माइनस एल। तो z एक्सिस पे ही x के पैरेलल फिर से बनाए एक लाइन चार्ज डेंसिटी, इस बार इसका चार्ज माइनस लैम्डा है, पहले प्लस लैम्डा था इसका, हाँ, ये पहले वाले का। अच्छा, दोनों तरफ एल ही है तो इसको मैं इक्वी डिस्टेंट बनाऊं तो ठीक लगेगा है ना देखने में। तो ये टोटल डिस्टेंस 2l हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। लाइन चार्ज डेंसिटी, एक है प्लस लैम्डा, दूसरा है माइनस लैम्डा। ये आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा, इनफाइनाइट है और चलता भी जाएगा, है कि नहीं। नाउ the this is y, this is z, this is x, this is 2l, ये l और ये l।
और 12 बहुत 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 छोटा है डी से। देखो ये भी इन्फॉर्मेशन है। तो 12 बहुत बहुत छोटा है तो ये डी है, और 12 बहुत छोटा है, हाँ। तो चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी, हम्म तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से होगा, एक प्लस लैम्डा की वजह से, एक माइनस लैम्डा की वजह से। अभी अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से निकाले थे, वापस से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो E ड्यू टू प्लस लैम्डा प्लस E ड्यू टू माइनस लैम्डा, इस पॉइंट पे प्लस प्लस लैम्डा चार्ज डेंसिटी लाइन वायर है, जो उसके वजह से रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी रिपल्सिव होगा, और माइनस लैम्डा की वजह से अट्रैक्टिव होगा। तो यहाँ पे बीच में प्लस क्यों लिख रहा हूं मैं, इसको तो वेक्टोरियली ऐड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस लिखूंगा, और ये प्लस लैम्डा की वजह से होगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस एल, है कि नहीं, डी प्लस एल, डी माइनस एल, डी माइनस एल। दिस होल डिस्टेंस इज डी, ओरिजिन से डिस्टेंस डी, जहाँ पे अपना पॉइंट है, और ये लेंथ जितनी ओरिजिन से, मतलब ये जो लाइन चार्ज है ये ओरिजिन से कितना दूर है, एल दूर है, तो डी माइनस एल हो गया, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी प्लस एल। जीरो से पॉइंट का डिस्टेंस डी, और जीरो से कितना पीछे है माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी, एल लेंथ। तो टोटल हो जाएगा एट पॉइंट डी ई प्लस लैम्डा माइनस ई माइनस लैम्डा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी माइनस एल, माइनस लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन निकालेंगे। यहाँ से तो बस एलसीएम लेना है, और उसके बाद से आसानी से बन जाएगा। तो करके देखते हैं। ई ऑफ टोटल इज लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन आ गया, और यहाँ से लिखूंगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एलसीएम ले लिए, तो यहाँ पे बचा डी प्लस एल और माइनस डी प्लस एल। तो दिस कम्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर आएगा 2l, और नीचे आएगा डी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एल स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। ये पूरा पार्ट बहुत 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 छोटा है, क्यों, क्योंकि 2l बहुत 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 छोटा है डी से, तो 2l बाई टी बहुत 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 छोटा है 1 से, और इसका मतलब ये ऑलमोस्ट जीरो ही है, तो ये जीरो हो गया, 1 माइनस जीरो इज 1। So the final expression will be E of d is equals to lambda by 2 pi epsilon naught into 2l by d square। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसा है, 1 by d square का वेरिएशन है, ठीक है। इससे अगर कंफ्यूजन हो रहा है अपने को, तो इसको पहले मिटा दे। ना, so 4 will be 1 by d square। r का 4 भी है, r का 4 भी बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिफ्थ भी चेक कर लेते हैं। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कोइंसिडेंट विद दी एक्स वाई प्लेन विथ यूनिफॉर्म 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 सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। तो फिर से अब लाइन चार्ज आ गया, एक बार सरफेस चार्ज आ गया, एक बार क्यू भी आ गया, मतलब, और हर एक का डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो काफी अच्छे अच्छे तरीके से रिवाइज हो गया, और डाइपोल भी आ गया। इनफाइनाइट प्लेट चार्ज कोइंसिडेंट विद द एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, एक्स और वाई और जेड, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन, और यहाँ पे इनफाइनाइट चार्ज रखा है, लेट्स सपोज सिग्मा, तो डी डिस्टेंस पे कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि प्लेट बहुत ज्यादा बड़ा है। तो अपन इसी तरह से इसको डिराइव करना भी सीखते हैं कि इनफाइनाइट चार्ज प्लेट के आगे कितना भी डिस्टेंस जो भी हो, वो इन कंपैरिजन टू द प्लेट बहुत छोटा ही होगा। तो इट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, दैट इज फिफ्थ का पी, मतलब P5, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल था, जिसमें सिग्मा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था स्फीयर, रिंग, डिस्क में, और इंटीग्रेट करके चार्ज, टोटल चार्ज निकाले।
और जब छोटे वाले स्फीयर से जब सिर्फ r/4 ही रेडियस का था, उससे जब r/4 डिस्टेंस तक ही वो रिंग का कवर कर रहा था, तो उस बार इंटीग्रेशन 0 से r/4 तक ही किए और फिर उस चार्ज निकाले जितना r/4 रिंग के r/4 रेडियस में होगा, और फिर फ्लक्स निकालने के लिए q बाई एप्सिलॉन नॉट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। A thin spherical insulating shell of radius r carries a uniformly charged distributed charge such that the potential at the surface is V naught. A hole with a small area alpha 4 pi r square is made on the shell without affecting the rest of the shell. Which of the following statements is or are correct? अच्छा, तो सबसे पहले एक इंसुलेटिंग शेल बना दूं, और इंसुलेटिंग शेल का पे मान लेते हैं Q टोटल चार्ज है Q, और इसका रेडियस है R, तो पोटेंशियल कितना होगा? V नॉट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। कहाँ पे होगा ये पोटेंशियल? सरफेस पे। अच्छा, एक और बात, ये कैसा स्फीयर है? इंसुलेटिंग। और ये स्फीयर कैसा है? शेल है ये, मतलब अंदर से खाली है, सॉलिड नहीं है ये, शेल। और उसका रेडियस आर है और उस पर चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से एट एनी पॉइंट स्मॉल आर अगर अपने को पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल हो जाएगा V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। अंदर भी पोटेंशियल के क्यू बाई कैपिटल आर ही होता है किसी एक शेल में जिसपे चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे अंदर जीरो है। ये कैसे बोल दिए आप सर? ये इसलिए ऐसे बोल दिए कि सेंटर से अगर किसी एक आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, लेट्स सपोज पी, तो यहाँ से क्या बनाऊंगा? एक गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है बाई एप्सिलॉन नॉट इज फ्लक्स, और फ्लक्स ही ई डॉट डी एस है। और क्योंकि ये एक शेल है तो इसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, और सरफेस पे पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, और यही वी नॉट दिया हुआ है। वी नॉट क्या है? के क्यू बाई आर। तो सेटअप, तो इंसुलेटिंग स्फीयर के बारे में पहले समझे थोड़ा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा इनटू वी नॉट। A hole with a small area alpha 4 pi r square is made. अब यहां से एक होल बनाऊंगा, और इस होल का, अब इस होल का एरिया क्या दिया हुआ है? 4 अल्फा पाई आर स्क्वायर, फिर r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये जो पार्ट कट किया गया स्फीयर से, ये कैसा दिखेगा? ये कुछ एक कैप जैसा दिखेगा, छोटा सा कैप, है कि नहीं? अगर उस पूरे 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 स्फीयर पे अगर टोटल चार्ज q है और इसका रेडियस r है ना, तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और चार्ज जितना इस कैप पे स्टोर होगा वो होगा q बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू द एरिया ऑफ द कैप, जो कि कितना दिया हुआ है? 4 पाई अल्फा आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर काटेंगे, अल्फा इंटू क्यू इज द चार्ज ऑन द कैप। ये पार्ट कैप का निकाल दिया गया, तो इतना चार्ज अब इस स्फीयर में से मिसिंग है। ठीक है, तो अगर फाइनल चार्ज पूछे कि फाइनल आफ्टर कैप इज रिमूव्ड कितना चार्ज है, तो Q इंटू क्यू माइनस क्यू अल्फा, क्यू फाइनल, फाइनल चार्ज। पहला ऑप्शन क्या है? कहता है द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट। तो सेंटर में पोटेंशियल पहले कितना था? के क्यू बाई आर। पोटेंशियल अब कितना है जब ये छोटा सा पार्ट, ये पार्ट निकाल दिए? न्यू पोटेंशियल। तो के क्यू बाई आर इसका पोटेंशियल होता,
पर कितना चार्ज मिसिंग है, क्यू अल्फा, और इसके वजह से जो पोटेंशियल होता वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जो फाइनल चार्ज सेंटर पे आएगा वो होगा के क्यू बाई आर, और इसी चार्ज का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, ये भी आर ही डिस्टेंस है, तो इसलिए के क्यू अल्फा बाई आर लिखे, और जो फाइनल आएगा वो होगा के क्यू बाई आर इंटू 1 - अल्फा। तो इनिशियली वी नॉट था, फाइनली वी न्यू दिस इज के क्यू आर इंटू 1 - अल्फा। डेफिनेटली नया पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कितने से, 1 - अल्फा से। पहला ऑप्शन क्या है, द पोटेंशियल ऑफ द सेंटर ऑफ द शेल इज रिड्यूस्ड बाय 2 अल्फा वी नॉट, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। The magnitude of the electric field at the center of the shell is reduced by alpha v naught by 2r। क्या ये सही है, चेक करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करना है, का बात करना के बारे में बात करना है हमें, है ना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर या फिर किसी भी पॉइंट में पहले जीरो था इनिशियली, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आया क्या, समझो। जब ये कैप रिमूव नहीं किए थे तो चार्ज यूनिफॉर्मली स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने का क्या मतलब है कि चार्ज जो यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पर है, जो चार्ज जो यहाँ पर है वही चार्ज यहाँ पर है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। सारे चार्जेस पॉजिटिव हैं, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, और इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में होगा। तो एक तरीका तो है कि किसी भी आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस बनाऊं और चेक कर लूं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि वेक्टोरियली अगर सारे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे ऐड करते तो वो जीरो आता। ठीक है, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो चार्ज हमने यहाँ से निकाला ये बहुत ही स्मॉल एरिया का चार्ज है, और ये चार्ज निकाला कितना है, क्यू अल्फा। तो इसके अपोजिट उतना ही चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता, और अगर ये नहीं निकालते तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता वो इसको काउंटर करता और ई सेंटर जीरो होता। पर क्योंकि अब वो चार्ज निकाल दिए तो इस पार्ट, इस चार्ज को काउंटर करने वाला कोई नहीं है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस यूनिट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इसके वजह से क्यू अल्फा चार्ज की वजह से, जो सेंटर से आर डिस्टेंस पे, जस्ट डायगोनली अपोजिट जहां से अपन चार्ज निकाले। और एक और बात इंफॉर्मेशन की अजम्पशन लिए कि ये चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अब सेंटर पे कितना होगा, इस क्यू अल्फा चार्ज से ये कितना डिस्टेंस है सेंटर, आर, तो के क्यू अल्फा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ बढ़ गया है, और हमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड बाई अल्फा वी नॉट बाई 2r। दिस इज रॉन्ग, ए भी रॉन्ग था। सी चेक करते हैं, द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल to that of the potential at half r from the center towards the hole is 1 minus alpha or 1 minus 2 alpha। तो समझो, नेक्स्ट पेज पे चलें और इसको एनालाइज करें। हाँ, तो यहां से होल बनाए, यहां से जो चार्ज निकाले, और इसके अपोजिट में ये चार्ज r/2 इज दिस पॉइंट, और सेंटर ये, ठीक है। इस चार्ज से सेंटर r डिस्टेंस दूर है, और इस पॉइंट से सेंटर 3r/2 डिस्टेंस दूर है, और यहाँ पे इस लाइन के अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस चार्ज।
जो अभी अभी निकाले, के क्यू अल्फा बाई आर स्क्वायर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। तो पोटेंशियल कितना होगा इसी लाइन पे निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। लेट्स सपोज छोटा सा डिस्टेंस आर यहां से आगे चलता हो डी आर, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई डॉट, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ई डॉट डी आर। और इनिशियल पॉइंट लूंगा सेंटर और फाइनल पॉइंट लूंगा आर बाई टू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू अल्फा बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटीग्रेटिंग आर से आर बाई थ्री आर बाई टू। ये कितना है, ये पॉइंट का कितना डिस्टेंस है, थ्री आर बाई टू। तो आर से थ्री आर बाई टू इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, v ऑफ आर बाई टू माइनस वी आर, सॉरी v ऑफ थ्री आर बाई टू माइनस वी आर, है कि नहीं, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये होता है माइनस ई डॉट डी आर। अब देखो डेल्टा v इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पर मैं हमेशा एक और बात ध्यान रखता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मान लेते हैं ये डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली ये एक हायर पोटेंशियल है, ये एक लोअर पोटेंशियल है। इसी लाइन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन में, अगर वो यहाँ से यहाँ जा रहा है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रहा है, इसका मतलब। तो अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा बनाया है ना, तो इसका मतलब थ्री आर बाई टू एक हायर पोटेंशियल है और आर बाई टू एक लोअर पोटेंशियल है। तो थ्री वी थ्री आर बाई टू माइनस वी आर पॉजिटिव आना ही चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से अपन माइनस लिखे या प्लस लिखे, कंसेप्चुअली कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो पीछे वाला पॉइंट का पोटेंशियल हायर है और आगे वाला का लोअर है। तो ये, अच्छा, वी थ्री आर बाई टू माइनस वी आर की है, तो ये हायर है और ये लोअर है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव आना ही चाहिए। ठीक है, के क्यू अल्फा बाई आर, और माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेट करते ही, और लिमिट बैठाएंगे आर से थ्री आर बाई टू, है कि नहीं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ना पोटेंशियल एट थ्री आर बाई टू माइनस आर बाई टू, वी ऑफ आर बाई टू इज इक्वल्स टू के क्यू अल्फा बाई थ्री आर बाई टू माइनस के क्यू अल्फा बाई आर बाई टू। अच्छा, ये आर बाई टू नहीं है, ये भी आर, तो ये कितना आ जाएगा, के क्यू अल्फा बाई आर कॉमन हो जाएगा और ये आएगा टू बाई थ्री माइनस वन, जो विल बी माइनस के क्यू अल्फा बाई आर इंटू वन बाई थ्री। सही बात है, ये नेगेटिव आया भी, मुझे पता था कि ये नेगेटिव आएगा भी, है ना, अपने को पहले से ये पता चल गया था ना। v ऑफ r इज दी पोटेंशियल एट दी सेंटर, जब हमने वो कैप को निकाल दिया, तो ये अपन पहले ही निकाल लिए कि v न्यू कितना है, v ऑफ सेंटर पे कितना है पोटेंशियल, जब हमने कैप निकाल दिया के क्यू आर बाई वन माइनस आर। तो v ऑफ थ्री आर बाई टू निकालना आसान हो जाएगा, माइनस के क्यू अल्फा बाई आर इंटू वन बाई थ्री प्लस के क्यू आर बाई वन माइनस अल्फा। v ऑफ थ्री आर बाई टू, ये डिस्टेंस तो इस पॉइंट से है ना, पर अपना सेंटर से तो ये डिस्टेंस r बाई टू ही है, तो फ्रॉम सेंटर r बाई टू फ्रॉम सेंटर इज इक्वल्स टू के क्यू आर कॉमन हो जाएगा और वन माइनस अल्फा माइनस वन बाई थ्री आएगा, माइनस अल्फा बाई थ्री आएगा, तो के क्यू आर इंटू वन माइनस थ्री अल्फा माइनस वन फोर अल्फा बाई थ्री, ये आएगा, है कि नहीं। और अपने को क्या करना है,
पोटेंशियल r/2 का जो है और पोटेंशियल जो सेंटर पे है उसको कंपेयर करना है। तो ये तो r/2 आया। अब सेंटर का भी तो पोटेंशियल पड़ता ही है, तो बस कंपेयर करेंगे नेक्स्ट पेज में। सेंटर का पोटेंशियल अपने को क्या पता है, के क्यू बाई आर इंटू 1 - r। तो v ऑफ r/2/vr करना है या v ऑफ r बाई vr/2 करना है, चेक कर लेते हैं। v ऑफ फ्रॉम द रेशियो सेंटर टू दैट ऑफ दिस, सेंटर पहले और vr/2 उसके नीचे, ठीक है। तो vr/2 is nothing but kqr by r into 1 minus alpha by kqr by 1 minus 4 alpha by 3। ये आ जाएगा 3 into 1 minus alpha by 3 minus 4 alpha। क्या ये है ऑप्शन? क्या ये ऑप्शन है? नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। डी चेक करते हैं। The magnitude of electric field at a point located on the line passing through the hole and shell center on a distance 2r from the center of the spherical shell is reduced by। अच्छा, reduced by। तो इनिशियली जब स्फीयर का पार्ट पुर्जा इंटैक्ट था और इस पे टोटल चार्ज क्यू था, तो सेंटर से 2r डिस्टेंस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, के क्यू बाई 2r का होल स्क्वायर, है कि नहीं? सही बात है। और जब स्फीयर से ये कैप निकाल दिए, ठीक है, तो अब 2r पे कितना डिस्टेंस, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो गॉसियन सरफेस बनाएंगे एक, है कि नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, क्यू फाइनल है टोटल चार्ज। क्यू फाइनल कितना है, जो इनिशियली था और जितना हटा दिए कैप में जितना चार्ज था वो क्यू फाइनल। तो इस सरफेस से कितना फ्लक्स आ रहा होगा, क्यू फाइनल बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू माइनस क्यू अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? नाउ दिस फ्लक्स इज ई डॉट डी एस, where E is electric field जो अपने को पॉइंट P पे निकालना है, और ds is the area of the 4 पाई 2r का होल स्क्वायर गॉसियन सरफेस, और फ्लक्स हो गया Q माइनस क्यू अल्फा बाई एप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पेज पे चलें और इसको सॉल्व करें। तो नेक्स्ट पेज पे चले और इसको सॉल्व करें। क्या आ गया, E इज इक्वल्स टू Q इंटू 1 माइनस अल्फा बाई 4 पाई इंटू 4r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो k हो जाएगा, और 4 k क्यू बाई आर स्क्वायर भी मिलेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाई 4। ठीक, तो पहले ई था ये, ई इनिशियल, फाइनल ई हो गया ये, ठीक है। ये कितना है, के क्यू बाई 4r स्क्वायर। तो ई फाइनल इज ई इनिशियल इंटू 1 माइनस अल्फा। दिस वैल्यू इज डेफिनेटली लेस देन 1, क्योंकि अल्फा लेस देन 1 है, तो 1 माइनस अल्फा लेस देन 1 ही होगा। तो ई फाइनल घट गया पर कितने से, 1 माइनस अल्फा से, इज रिड्यूस्ड बाय अल्फा वी नॉट बाई 2r। अच्छा, अल्फा वी नॉट बाई 2r क्या है, वी नॉट है के क्यू बाई आर, और अल्फा है, तो अल्फा है ही, और ये 2r, अल्फा के क्यू बाई 4r स्क्वायर will be reduced by this amount।
will be reduced. हाँ, ये बात भी सही है। कितने टाइम्स नहीं, सब्ट्रैक्शन वाला ये खेल है यहाँ। तो ई फाइनल इज के क्यू बाई 4r² माइनस के क्यू अल्फा बाई 4r², और ये है ई इनिशियल, है कि नहीं। यहाँ पे के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर है वी नॉट, है ना। सरफेस पे जितना पोटेंशियल है वो अगर वी नॉट है और क्यू उसका चार्ज है और आर उसका रेडियस है, तो के क्यू बाई आर वी नॉट है, सबसे पहले वाले स्लाइड में लिखे थे। तो बच क्या गया, 2r बच गया, और ये अल्फा। तो ई फाइनल सच में कितने से रिड्यूस हुआ है, वी नॉट इंटू अल्फा बाई 2r से। तो डी ऑप्शन वी नॉट अल्फा बाई 2r एकदम सही है। ठीक है, 2019 का सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल। A charged shell of the radius r carries a total charge q given flux phi as flux of the electric field through the closed cylindrical surface of height h। अच्छा, क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस से फाई फ्लक्स है और एक शेल है बाहर, एक शेल है बाहर नहीं, शेल है जिसका रेडियस r है और इस पे चार्ज q है टोटल। तो अपने को कहता है कि रेडियस r और स्मॉल r रेडियस है अपने सिलेंडर का, है ना। तो दो दो फिगर है अपने पास, एक है सिलेंडर जिसका रेडियस है स्मॉल r, और एक है शेल ऑफ रेडियस r। तो एक है शेल, स्फेरिकल शेल जिसका रेडियस कैपिटल r है, इसका हाइट भी है h। now the radius r and with its center same as that of the shell, here the center of the cylinder is at a point on the axis of the cylinder which is equidistant from top and bottom, which of the following is not true। तो इक्विडिस्टेंट पॉइंट कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द सिलेंडर। इसमें कोई शक नहीं है अपने को, सिलेंडर का सेंटर जरूर ऊपर नीचे से इक्विडिस्टेंट है ना। अब समझो क्या हो रहा है, मुझे सिलेंडर के थ्रू फ्लक्स चाहिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि शेल का जो चार्ज है वो क्यू है, शेल का जो रेडियस है कैपिटल आर है, और सिलेंडर का जो रेडियस है स्मॉल आर है, और सिलेंडर का हाइट एच। तो लेट्स सपोज पहला केस ऐसा बनता हो जहां पे ये शेल पूरा का पूरा सिलेंडर के अंदर है। अगर ऐसा है तो फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट स्फीयर का बाहर है, तो जो पार्ट अंदर है उस पार्ट की वजह से जो चार्ज होगा बाई एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर। तो अलग अलग ऑप्शन में हमें अलग अलग तरह से स्फीयर और सिलेंडर का ओरिएंटेशन दिया है, पोजीशन दिया है। कभी सिलेंडर के अंदर है स्फीयर, तो कभी स्फीयर बड़ा है सिलेंडर छोटा है कि नहीं। कभी स्फीयर का हाइट बड़ा है सिलेंडर का हाइट छोटा है। तो इसमें से अपने को फिर फ्लक्स निकालना है हर एक केस के लिए, तो करते हैं। बस ये बात ही ध्यान रखेंगे हर बार करते वक्त कि चार्ज इनक्लोज्ड कितना है। तो पहला क्वेश्चन, h इज ग्रेटर देन 2r। h हाइट है सिलेंडर का, अगर वो स्फीयर के स्फीयर का रेडियस है कैपिटल आर, सिलेंडर का रेडियस है स्मॉल आर, सिलेंडर का हाइट है कैपिटल स्मॉल एच। ठीक है, कभी भी अगर स्फीयर का रेडियस बोला जाए तो कैपिटल आर, और सिलेंडर का रेडियस बोला जाए यहाँ पर तो स्मॉल आर। हमें कह रहा है कि हाइट जो है स्फीयर का वो सिलेंडर के 2r से बड़ा है। तो ये टोटल रेडियस हो गया, अगर 2r से बड़ा है तो सिलेंडर जरूर अंदर होगा, है कि नहीं। हाइट इस पूरे डायमीटर से बड़ा है सिलेंडर का, तो सिलेंडर के अंदर है स्फीयर, है कि नहीं। पर एक और बात हो सकता है कि हो सकता है चौड़ाई में सिलेंडर पतला हो, स्फीयर अंदर तो है पर यहाँ से निकला हुआ है बाहर से, लेफ्ट राइट से। तो चेक करते हैं,
तो अपने को रेडियस का भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये पता करने के लिए कि एग्जैक्ट कैसा है स्फीयर, एग्जैक्टली उसके अंदर ही है या थोड़ा सा बाहर है। रेडियस का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो स्फीयर के कैपिटल R से बड़ा है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली पूरा का पूरा स्फीयर स्फीयर सिलेंडर के अंदर है। अगर पूरा का पूरा स्फीयर सिलेंडर के अंदर है, उसमें टोटल चार्ज q है, तो फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर विल बी q by epsilon naught। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, h is less than 8r by 5। अच्छा, next is h is less than 8r by 5 and small r is 3r by 5। तो फ्लक्स जीरो है क्या? स्मॉल r is equals to 3r by 5 and h is less than 8r by 5। तो सिलेंडर का हाइट है h और ये 8r by 5 से छोटा है, मतलब डेफिनेटली स्फीयर कुछ ऐसा दिखेगा, सिलेंडर से थोड़ा बड़ा। ठीक है, स्मॉल r जो कि सिलेंडर का रेडियस है और कैपिटल R जो कि स्फीयर का रेडियस है, उसमें भी एक रिलेशन। स्मॉल r जो कि सिलेंडर का रेडियस है वो स्फीयर के रेडियस से छोटा है, तो हाइट में तो हाइट में तो स्फीयर के अंदर ही था ये, है ना। हाइट में तो स्फीयर के अंदर ही था, ये टोटल हाइट h है और स्फीयर का टोटल 2r है ना। तो h इज लेस देन 8r by 5, h इज डेफिनेटली लेस देन 2r, तो हाइट में तो ये अंदर ही था। अब क्योंकि इसका रेडियस भी स्फीयर के रेडियस से छोटा है, तो सिलेंडर पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर है कि नहीं? यहां तक समझ में आ रहा है? क्योंकि सिलेंडर का हाइट भी छोटा है डायमीटर से, और सिलेंडर का रेडियस भी छोटा है स्फीयर के रेडियस से, तो डेफिनेटली सिलेंडर पूरा का पूरा अंदर है। और स्फीयर क्योंकि एक शेल था, तो सिलेंडर तो अंदर कोई चार्ज है नहीं स्फीयर के, और सिलेंडर अंदर है, तो चार्ज इसके सिलेंडर से जो फ्लक्स जाएगा वो जीरो होगा, क्योंकि क्यू इनक्लोज्ड जीरो है कि नहीं? ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज जीरो, सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। ठीक है, तो अपन एक बात तो समझ गए कि अगर सिलेंडर का हाइट डायमीटर से बड़ा है स्फीयर के, तो स्फीयर ऐसा दिखेगा, और सिलेंडर का हाइट अगर डायमीटर से छोटा है तो स्फीयर ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जब सिलेंडर का हाइट डायमीटर से छोटा है, बड़ा है, तो हमने एक और बात देखा कि रेडियस अब बड़ा है अगर, तो पूरी के पूरी तरह से अंदर है स्फीयर। पर अगर रेडियस छोटा है और डायामीटर बड़ा है, तो मतलब थोड़ा सा पार्ट स्फीयर का बाहर है, विड्थ वाइज, लेंथ वाइज तो अंदर है पर विड्थ वाइज छोटा है ये स्फीयर, छोटा सा, मतलब ये विड्थ में ज्यादा नहीं है, लंबा तो है ठीक है, ये ठीक लंबा है, पूरे स्फीयर को कवर कर लिया, पर क्या हुआ कि विड्थ में छोटा रह गया। ठीक है, एक क्या करते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, इस शेप ही इंसर्ट कर देते हैं।
या फिर ये वाला केस, यही केस। ना, ऑप्शन सी, एच इज ग्रेटर देन 2r, तो हाइट डायमीटर से बड़ा है, तो स्फीयर सिलेंडर के अंदर है। अब विड्थ चेक करना है, r इज इक्वल टू 3r/5, r इज इक्वल टू 3r/5, तो r डेफिनेटली r से छोटा है कि नहीं? तो हाइट अगर डायमीटर से बड़ा है, r अगर r कैपिटल R से छोटा है, स्फीयर के रेडियस से छोटा है, अगर सिलेंडर का रेडियस r, स्फीयर का रेडियस समथिंग r, तो ऐसे में, अच्छा ये r 2r r ये दूसरे क्वेश्चन का डायग्राम है, इसको यहाँ लिख दिए, वो कोई बात नहीं, पर ये मिटाना पड़ेगा। हाँ, अब ठीक है, तो r हो जाएगा, r दिया हुआ है 3r/5, तो हमारा इमेजिनेशन ऐसे काम किया कि ये कुछ ऐसा दिख रहा हो, ठीक है। दिस इज द केस जहां r लेस देन r है और कैपिटल H ग्रेटर देन 2r, और यही थर्ड ऑप्शन भी है। तो कहता है क्यू फ्लक्स कितना है। अब यहां से फ्लक्स कैसे निकालें, ध्यान दो कि ये वाला रीजन से जो चार्ज है वो ही तो चाहिए, है कि नहीं? तो ये कितना एरिया है, बस ये पता करना है। नाउ दिस इज अ सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल बनेगा। अगर एक स्फीयर में किसी पॉइंट से दो लाइन बनाता हूं तो यहाँ एक सर्कल बनता है, वैसे यहाँ पे भी सर्कल बना। तो ये सेंटर है, अब इसको ज्वाइन कर दिए। अपने को चाहिए ये एंगल, ये पूरा सॉलिड एंगल। इससे क्या होगा कि एरिया निकलेगा सिर्फ इस पार्ट का, इस कैप का। एरिया ऑफ कैप क्या होता है किसी सॉलिड स्फीयर में, मुझे किसी स्फीयर में मुझे इस कैप का एरिया चाहिए, कैसे पता करूं? तो 2πr² इंटू 1 - cos θ, कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है ये फॉर्मूला। 2π इंटू 1 - cos θ एक्चुअली में क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है कि नहीं, जहां पे थीटा हाफ एंगल है, अभी अभी डिस्कस किए थे। तो इस एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एरिया इज r² इंटू सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल है 2π इंटू 1 - cos θ, ठीक है। तो टोटल चार्ज मुझे पता है, टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया निकाल लूंगा, और एरिया ड्यू टू कैप निकालने के टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया ड्यू टू कैप कर दूंगा, तो चार्ज ऑन दी कैप निकल आएगा। उसके लिए मुझे चाहिए ये हाफ एंगल। हाफ एंगल के लिए मैंने ये बनाया ट्राइंगल। ये है रेडियस ऑफ द सिलेंडर स्मॉल आर, और ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर कैपिटल आर, और ये है थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या दिया हुआ है, स्मॉल आर क्वेश्चन में दिया है ना, 3r/5, तो इसकी जगह ये पुट करूंगा 3r/5 बार, और 3/5 tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। 3/5 tan थीटा नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा, इसको ठीक से बनाए, ये ऐसा दिख रहा है। हाँ, ये r है स्मॉल आर, और ये है कैपिटल आर, और ये है थीटा। तो अपने क्या करते हैं, cos थीटा निकालते हैं। दिस इज थीटा, so cos थीटा विल बी, cos थीटा निकालेंगे, नेक्स्ट पेज में चलेंगे, फिर निकालेंगे cos थीटा।
cos theta will be अच्छा, तो cos theta क्या होगा पता करना है। ये डिस्टेंस, हाँ, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर। दिस इज दी हाफ एंगल थीटा, है ना। तो यहाँ से एक लाइन बना दिए 90 डिग्री, और ये स्मॉल आर रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और ये वाला कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर। सेंटर से स्फीयर के इस पॉइंट पे टच कर रहा है ये, है कि नहीं। तो ट्राइंगल इधर कर लो, दिस इज आर विच इज गिवन एज 3r/5, और ये कैपिटल आर, और ये हो जाएगा, और ये थीटा है, हाफ एंगल, और ये हो जाएगा √r² minus 9r² by 25, which will be 4r/5, है कि नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हाफ एंगल का cos थीटा चाहिए मुझे, है ना। सॉलिड एंगल में 1 माइनस cos थीटा में cos थीटा का रिक्वायरमेंट है ना अपने का, तो 4r/5 बाई आर कर दूंगा, ये क्या आएगा 4/5। सॉलिड एंगल क्या आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस 4/5, दिस इज 2 पाई बाई 5। हाफ एंगल थीटा cos थीटा 4/5, solid angle 2 pi minus into 1 minus cos theta, area is this solid angle into r square, where r is the radius of the sphere, तो ये हो गया 2 pi by 5 into r square, this is the area of the cap। ठीक है, अब कैप पे चार्ज कितना है ये निकालना बहुत आसान हो गया, तो निकाल के दिखाते हैं, निकालते हैं, है कि नहीं। निकालते हैं कि कैप पे कितना चार्ज है। ध्यान दो, कैप पे जो चार्ज है उसको लिखूंगा क्यू कैप, which is equals to q total by 4 pi r square into 2 by 5 pi r square, that is the part जिस पे अपने को चार्ज निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 पाई से ये 2 काटेंगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काटेंगे q/10, क्यू क्या। अब देखो ये पार्ट तो सिलेंडर के अंदर है, और इस पे चार्ज ये क्यू कैप है। अब ये पार्ट भी तो अंदर ही है, और इस पार्ट पे भी तो सेम ही सॉलिड एंगल बनेगा, सेम ही एरिया होगा, सेम ही चार्ज होगा। तो टोटल चार्ज इन सिलेंडर इज q/10 इंटू 2, सही बात है कि नहीं? और ये हो गया टोटल चार्ज। अब फ्लक्स निकालना एकदम बच्चों के खेल है, q/5 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये ऑप्शन था तो बिल्कुल सही है, था कि नहीं। यही ऑप्शन था, सी। डी क्या कहता है, एच इज ग्रेटर देन 2r, आर इज इक्वल टू 4r/5, क्यू, तो फ्लक्स क्यू बाई फाइव नॉट है क्या। अरे q/5 नॉट तो 3r/5 पे मिल रहा था, तो 4r/5 पे कैसे मिलेगा, तो डी गलत है। 4r/5 पे जो मिलेगा ये तुमको करके दिखाना है। तो फिर से देख लो कि स्टार्टिंग कैसे की है। स्टार्टिंग में सबसे पहले समझे कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ द स्फीयर, देयरफॉर स्फीयर इज इनसाइड द सिलेंडर लेंथ वाइज, हाइट वाइज। पर अभी भी पता नहीं कि स्फीयर चौड़ा है क्या सिलेंडर से, कि स्फीयर पतला है। तो स्फीयर का एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है वो स्फीयर के रेडियस से छोटा है, या फिर स्फीयर का रेडियस सिलेंडर के रेडियस से बड़ा है, तो स्फीयर बाहर बल्ज आउट कर रहा होगा, है कि नहीं। पर लेंथ वाइज वो नीचे ही रहेगा। तो एक रीजन मिला जहां पे जो जो सिलेंडर के अंदर है। अब पूरे रीजन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर इस रीजन, यही रीजन है जो सिलेंडर के अंदर है,
तो इस रीजन में कितना चार्ज, उसके लिए सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाए। सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा के एरिया निकाले। एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2πr² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा हाफ एंगल है। हाफ एंगल क्या होता है कि अगर ये एक स्फीयर है और यहाँ से मैं एक दो लाइन बनाऊं, तो ये सर्कल से ये वाला एंगल बनता हुआ, ये दो एंगल से एक सर्कल बनेगा और सर्कल के सेंटर से सेंटर ऑफ स्फीयर ज्वाइन करूंगा और वहां से ये एंगल बनेगा थीटा। तो ये वाला थीटा निकाले और फिर सॉलिड एंगल पता चल गया, एरिया पता चल गया, थीटा निकाल लिए, तो क्यू इन दैट कैप रीजन निकाल लिए by total charge by 4πr² into area of the cap। क्यू निकाले, टोटल चार्ज 2 इंटू क्यू कैप होगा क्योंकि दो दो बार दिख रहा है कैप, और टोटल फ्लक्स क्यू बाई 5। यही एक बार पूरा बाई 5 के लिए करो, तब मजा है। नेक्स्ट 2019 में एक और सवाल पूछा गया, ये डाइपोल मोमेंट का सवाल है, तो ये भी करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट विद डाइपोल मोमेंट पी नॉट इंटू रूट टू, पी नॉट बाई रूट टू आई कैप प्लस जे कैप। अगर ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, तो इसका वेक्टर दिया हुआ है, अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो पी नॉट इंटू बाई अंडर रूट टू, और ये हो जाएगा 1² प्लस 1², तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी नॉट इज पी, दैट इज द डाइपोल मोमेंट ड्यू टू द डाइपोल इज पी नॉट, और वेक्टर में ये दिया हुआ है, is filled in the fixed held fixed at the origin in the presence of the uniform electric field of magnitude E naught. If the potential is constant on a circle of radius capital R, the centered at the origin as shown in the figure, then correct statement is R। तो अगर सेंटर ओ पे ये डायलेक्ट्रिक प्लेस्ड है इस तरह से, और डायलेक्ट्रिक का देखो डायरेक्शन भी दिया है, अगर प्लस क्यू यहाँ पर हो और माइनस क्यू यहाँ पर हो किसी भी डायलेक्ट्रिक में, तो डायलेक्ट्रिक का डायरेक्शन माइनस से प्लस होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपन समझे कि प्लस क्यू के तरफ होता है, माइनस क्यू के से जा रहा होता है, तो यहाँ कहीं प्लस क्यू का, यहाँ माइनस क्यू। नेक्स्ट समझते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा गया है जिसका ई नॉट है मैग्नीट्यूड, गिवन दैट दिस होल थिंग इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। पता ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है कि नहीं, ये तो अपने को पता नहीं है, पर इसका मैग्नीट्यूड पता है ई नॉट। नाउ if the potential is constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure, then the correct statement is or r। तो सबसे पहले ये रेडियस है r और ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर अगर ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। अपने को यहाँ पे ये जज करना था कि कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट बी पे देखता हूं, तो प्लस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा डाइपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। और ध्यान दो कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली में सेंटर से पास कर रहा है और ये 90 डिग्री है, और डाइपोल भी सेंटर पे ही रखा हुआ है। इसका मतलब ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लोकेशन है इसका। डाइपोल से कैसे लोकेशन पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर कोई एक पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है
अगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है डायपोल से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना होता है मैग्नीट्यूड? के पी, मैग्नीट्यूड ऑफ पी बाई आर क्यूब, है कि नहीं? तो पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टेंजेंशियल है? ये देखो, ये टेंजेंशियल, ये इससे 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और पर सारे के सारे पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्वेश्चन में दिया है कि इक्विपोटेंशियल है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे एक पैरेलल टैंजेंशियल कंपोनेंट मिल जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये पिक्चर में आता है। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे जरूर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ताकि ई पी कैंसिल हो जाए, ठीक है। और एट पॉइंट बी ई पी शुड बी इक्वल्स टू ई नॉट। ऐसा इसलिए सो दैट टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो सके, क्योंकि हर पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए हर पॉइंट पे, है कि नहीं? और टेंजेंशियल कंपोनेंट अगर कोई दिखे तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो हमने सोचा कि क्योंकि डाइपोल की वजह से एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म जिसका इन्होंने बात किया था, वो जरूर इसी के उल्टे डायरेक्शन में होगा, सच दैट ये इसको कैंसिल कर दे, टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ जीरो हो जाए। तो अपने को जज करना था कि बी पॉइंट पे ऐसा होने वाला है या ए पॉइंट पे ऐसा होने वाला है। ए पॉइंट पे ऐसा नहीं होने वाला है, ये एक एक्सियल कंडीशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रेडियल है, ये ऑलरेडी 90 डिग्री ही है ड्यू टू डाइपोल। तो यहाँ पे ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये चीज अप्लाई करने के लिए पॉइंट बी पे नजर डालना ही पड़ता, और जैसे ही नजर डालते तो रियलाइज हो जाता कि भाई ये तो टेंजेंशियल आ गया, और टेंजेंशियल तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो अपने को दिया है, इक्वी पोटेंशियल है कि नहीं ना? फिर से मैं बताता हूँ, अगर कोई सरफेस इक्वी पोटेंशियल है, तो उसका दो मेन क्राइटेरिया क्या है कि हर एक पॉइंट पे एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस हैज सेम पोटेंशियल। तो बहुत ऑब्वियस है ये बात, है कि नहीं? पर एक और बात जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड is perpendicular to any point on the equipotential surface। ये बात गांठ बांध लो, है ना? ये अगर अपने को नहीं पता होता तो ये सम नहीं बन पाता एडवांस में। तो अपने को ये हमेशा पता रहता है कि भाई इक्विपोटेंशियल मतलब सरफेस सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। पर ये बात नहीं, ये बात हम भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, जो सरफेस अगर इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल है, उसमें हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी होता है ना। EP, that is the electric field due to P dipole, is Kp by r cube। तो E नॉट हो जाएगा Kp नॉट by r क्यूब। डाइपोल का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो डाइपोल का मैग्नीट्यूड अभी भी निकाले, P नॉट, है ना? तो Kp नॉट by r क्यूब is E नॉट, that is the electric field that is applied in this region। तो नए स्लाइड में चलते हैं और इसको और समझते हैं कि और कैसे, और क्या क्या पूछा है। पर अब ये बात श्योर हो गया कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ई नॉट है और डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरह से होगा।
ठीक है, तो ए पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए, ई नॉट, हर एक पॉइंट पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही होगा। और इस डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वजह से कभी ये कैंसिल हो जा रहा होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट, और कभी इस डाइपोल की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही बच रहा होगा, टेंजेंशियल इसका इसका कैंसिल हो जा रहा होगा। तो बेसिकली इन दोनों के होने के वजह से ही ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंशियल सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बन पाया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी सारे पॉइंट में एक ऐसा इफेक्ट आया जिसकी वजह से अब सारे अब ये सरफेस पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए ये पॉइंट बी का यूज किया जहाँ पे ई बी इज इक्वल टू ई नॉट के, ई नॉट आया के पी नॉट बाई आर क्यूब। ये बात याद रखेंगे। और ई नॉट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन है? अब ध्यान दो, ये डायरेक्शन एक्चुअली में आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू, यही डायरेक्शन है कि नहीं? डाइपोल के साथ वाला डायरेक्शन। क्योंकि अगर बी पॉइंट पे ईपी अगर टेंजेंशियल था और 90 डिग्री था ये एंगल, तो ये एंगल भी 90 डिग्री। और डाइपोल अगर इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम कहा जा सकता है। और डाइपोल का डायरेक्शन अपने को दिया है P इज इक्वल टू पी नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप इंटू रूट बाई रूट टू। तो E का भी डायरेक्शन के पी बाई आर क्यूब इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू होगा, डाइपोल के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और E का मैग्नीट्यूड E नॉट दैट इज इक्वल टू के पी नॉट बाई आर क्यूब। इतनी बात है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने को कहता है कि पॉइंट ए पे बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ना? क्या कह रहा है? व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए? पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसमें डाइपोल की वजह से टेंजेंशियल कंपोनेंट आया और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ऑपोजिट कंपोनेंट आया, और कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे जीरो है, तो सी बिल्कुल सही है। आर रेडियस है, ये भी चेक करेंगे, और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेक करेंगे, और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम सर्कल पे देखते हैं, ये भी चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। अब डाइपोल के लिए पॉइंट बी तो परपेंडिकुलर था, पर ए पॉइंट एक्सियल पोजीशन पर है, तो एक्सियल पोजीशन पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2kp बाई आर क्यूब, ठीक है नहीं? और पी का मैग्नीट्यूड पी नॉट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड क्यों ले भाई? अपने को डायरेक्शन लेना है साथ में। will be EP plus electric field that is uniformly available। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं। EA will be KP नॉट टू KP नॉट बाई आर क्यूब इंटू आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू प्लस ये वाला है, ये कितना आया था? KP बाई आर क्यूब आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट टू। EA कितना हो गया? KP बाई आर क्यूब 3kp बाई आर क्यूब इंटू आई कैप प्लस जे कैप पी नॉट बाई रूट। क्या यही है ऑप्शन में?
3 kp नहीं, ये नहीं, तो बी इज रॉन्ग, बी गलत हो गया, बी गलत हो गया। अब ए चेक करते हैं, दैट इज द रेडियस। रेडियस किसके टर्म में लिखा हुआ है, पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ई नॉट, ठीक है। तो रेडियस ई नॉट और पी नॉट के टर्म्स में लिखा है। अब यहां से मैं रेडियस निकालूंगा। इरेज कर देते हैं जो जो नहीं चाहिए। है कि? तो ये हो जाएगा ई नॉट इज इक्वल टू के पी नॉट बाई आर क्यूब, और आर क्यूब, आर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पी नॉट और ये ई नॉट टू द पावर 1/3। क्या यही लिखा हुआ था, पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/3? डेफिनेटली ए इज करेक्ट। सी पढ़ो, the magnitude of the total electric field on any 2 points on the circle will be same। ऐसा क्यों होगा भाई? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी 2 पॉइंट पे सेम होगा। अच्छा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ए पे अभी अभी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कुछ ना कुछ एक वैल्यू आ रहा था, और साइमल्टेनियसली उसके पहले सब्सिक्वेंटली अपन ये भी देखे थे कि बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा था। तो किसी किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किसी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे है ही नहीं, और किसी किसी पॉइंट पे कम है। डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट में, सर्कल में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ये गलत है। तो ए एंड सी आर दी करेक्ट ऑप्शन। अगर हमने ये मार्क किया तो बिल्कुल सही है। हमने यहाँ डाइपोल का एक्सियल और परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज किया, साथ साथ में इक्विपोटेंशियल का भी कंसेप्ट यूज किया, जहाँ पे अपन इक्विपोटेंशियल में दो बात याद रखें। पहला बात ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में सारे पॉइंट पे, सरफेस पे सारे पॉइंट में पोटेंशियल सेम होता है। साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट से परपेंडिकुलर होता है, और टेंजेंशियल कंपोनेंट सारा का सारा जो भी पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है फील्ड का, वो कैंसिल आउट होना ही है। तो ई नॉट का हमें, हाँ, बस इतना ही। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 2020 के क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, a uniform electric field E is -400√3 by न्यूटन पर कूलम इन दी अप्लाइड रीजन। 2020 का ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंसेप्ट पे है, कि अगर कहीं भी किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा तो उसकी वजह से एक फोर्स आएगा, अगर कोई चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है तो। कितना फोर्स आएगा उस चार्ज पे, Q इंटू ई, और इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। इस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग ही होगा। Charge particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed. This particle is aimed to hit a target t, which is kept at 5 meter. और कहता है कि q by m का भी एक वैल्यू दिया हुआ है। तो बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है ये, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे एक u है और यहाँ पे किसी थीटा पे फेंका गया, और ये अगर 5 मीटर है जहाँ पे, और चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो q है, तो यहाँ से अगर u वेलोसिटी से फेंका गया तो किसी 5 मीटर दूर डिस्टेंस जाके अगर ये हिट करता है, तो दिस 5 मीटर इज नथिंग बट रेंज ऑफ द मोशन है, और ये एंगल है जिससे ये फेंका गया। नाउ हमें डिटरमाइन करना है कि अब टोटल ग्रेविटी इस बॉल पे, जिस पे चार्ज q है और मास m है, कितना लग रहा है। तो नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसकी वजह से एक फोर्स होगा, दैट इज q इंटू ई। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम। ठीक है ना, तो क्यू बाई एम का वैल्यू अपने को दिया हुआ है 10 टू द पावर 10, और ई का वैल्यू दिया हुआ है
400 10 to the power 10 into 400 into √3। अब माइनस नहीं लूंगा क्योंकि ये तो डायरेक्शन है और डायरेक्शन नीचे की तरफ है। हमारे ग्रेविटी के केस में भी डायरेक्शन नीचे की तरफ ही होता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। अब ग्रेविटी की वजह से भी तो कुछ एक फोर्स होगा, दैट इज mg। तो m into a is mg, so a is g। g भी नीचे की तरफ है और ये एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाले वो भी नीचे की तरफ ही है। तो g इफेक्टिव निकालेंगे, दैट इज g plus 10 by 10 into 4 into 400 into √3। जी इफेक्टिव निकाल लिए, अपने को u पता है, थीटा निकालना है और रेंज भी पता है। रेंज का क्या फॉर्मूला है? रेंज का फॉर्मूला याद है कि नहीं? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ये देख लो। u का x कॉम्पोनेंट इनटू टाइम पीरियड, तो ये हो जाएगा u cos थीटा इनटू 2u sin थीटा बाई जी, है कि नहीं? मुझे भी नहीं याद रहता है, कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, पर इसको मैं इस तरह से याद रखता हूँ कि डिस्टेंस इनटू कि रेंज क्या है, डिस्टेंस है, तो स्पीड इनटू टाइम है। स्पीड कौन सा डायरेक्शन में लेना है? एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि रेंज एक्स डायरेक्शन में जितना हुआ वो वाला वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2u² sin 2 थीटा बाई जी, जिस गिवन एज 5। 5 इज इक्वल्स टू u की जगह लिखेंगे 2√10 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इफेक्टिव। तो इफेक्टिव जी अभी भी निकाले, दैट इज 10 plus 10⁻10 into 400 into √3। अब ये 10 इस वैल्यू के सामने बहुत छोटा है। ग्रेविटी हमें कंसिडर नहीं भी करने बोला था, ऐसा नहीं बोला था कि ग्रेविटी कंसिडर करना ही है, तो अगर नहीं भी करते तो शायद काम चल जाता। और अब किए हैं तो भी इसको इग्नोर ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इसके सामने ये बहुत छोटा वैल्यू है, 10 और ये 10, तो छोटा वैल्यू है, तो इसको इग्नोर करेंगे और नेक्स्ट पेज में चलते हैं और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है वैल्यू। साइन टू थीटा, थीटा निकालना है, साइन टू थीटा विल बी 5 into 10⁻10 into 400 into √3 by 4 into 4 into 10 into 10 to the power 12। ये आ गया यहां से, सारे इरेज कर दो, वैल्यूज पुट कर दिए सब बस, है कि नहीं? साइन टू थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सिंपली 4 से यहाँ 100 हो जाएगा, 10 से अच्छा 10/10 प्लस 100 ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो 5 से 10 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस विल बी √3/2। अब साइन टू थीटा अगर √3/2 है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि थीटा जरूर 60 है और थीटा एक और बार 120 भी हो सकता है, तो भी साइन टू थीटा √3/2 मिलता है कि नहीं? तो 2 थीटा विल बी 120 और दूसरे टाइम्स 2 थीटा विल बी 60। थीटा इज 60 या फिर थीटा 30 भी हो सकता है, दोनों ही एंगल में फेंका जाता तो रेंज 5 मीटर होता और 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 क्या है? और ये चार्ज वहां पे कितने टाइम में पहुंचता ये भी निकालने कहा गया है कि नहीं? टी इधर 30 और 60, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। टाइम टेकन भी पूछा गया है, तो एक बार 30 की वजह से टाइम होगा, एक बार 60 की वजह से टाइम होगा, 60 डिग्री से जब फेंका गया है ना। तो चेक करते हैं दोनों कैसे टाइम क्या आ रहा है। अपन अभी अभी देखें कि टाइम का फॉर्मूला क्या लिखे थे, 2u sin थीटा बाई जी। एक बार अब जी इफेक्टिव क्या निकाले, 10 to the power 10 into 400 into √3 और ग्रेविटी वाला जी कैंसिल कर दिए, जी इफेक्टिव
और 2u की जगह लिखे 2 इंटू यू, दैट इज गिवन अस 2 रूट 10 इंटू 10 पर 6 इंटू साइन थीटा की जगह लिखूंगा साइन 30 पहले कर ले, पहले साइन 30 करते हैं, साइन 30 हाफ हो जाएगा, तो 2 टू जा 4, 4 कैंसल, यहाँ पे 100 बचेगा और ये हो जाएगा 12, 10 पर 6 से कैंसिल होगा, नीचे 10 पर 6 बचेगा और ये हो जाएगा रूट 10/√3 इंटू 10 पर 6 इंटू 2। तो क्या ऐसा कुछ ऑप्शन है? 5/6 माइक्रो सेकेंड्स, चेक करते हैं, माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं ना। √10/3 इंटू 4 12, 2 को अंदर अगर ले जाओ तो इसका क्या मतलब है कि मुझे रूट में 4 लिखना पड़ेगा, तो √4 अंदर गया तो 12 हो गया, इंटू 10 पर-6, 10 पर-6 माइक्रो होता है, अंदर हो जाएगा 2 से 5 टाइम्स, 2 से 6 टाइम्स, √5/6 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और दूसरी बार जब अगर साइन थीटा की जगह 60 पुट करेंगे तो टाइम पीरियड का एक और वैल्यू आएगा, तो वो भी करके देखते हैं और फिर चेक करते हैं आंसर क्या है। बस 60 की जगह एक ही चीज चेंज करना है अपने को, यहाँ पे √3/2 कर देना है और देखना है कैलकुलेशन में कैसा कैसा चेंज आता है, तो किया जाए √3/2। √3 से √3 कैंसिल हो गया और अब बचा अपने पास √10/4 इंटू 10⁻⁻6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5/2 माइक्रो सेकेंड। तो एक बार आ रहा है 5/6 माइक्रो सेकेंड्स और दूसरी बार आ रहा है जब साइन 60 लिए तो 5/2 माइक्रो सेकेंड्स। 5/6 और 5/2 माइक्रो सेकेंड्स इज ऑप्शन सी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट इज 5/3 माइक्रो सेकेंड्स, दैट इज रॉन्ग। हमने अभी भी देखा 5/2 और 5/6 होना चाहिए। तो बेसिकली हम अब इसमें क्या सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो और चार्ज का मोशन को कैसे अफेक्ट करता है। चार्ज पे एक फोर्स लगाता है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, कितना? Q इंटू ई। नेक्स्ट करते हैं, 2020 में ही एक और सवाल पूछा गया था। A circular disk of radius r carries surface charge density sigma r, that is equals to sigma naught into 1 minus r by r, where sigma naught is a constant and r is the distance from the center of the disk. Electric flux through the large sphere. अच्छा, ये क्या है? ये डिस्क है, तो अगर इसमें r डिस्टेंस में आगे जाऊं तो उसका चार्ज डेंसिटी इतना मिलता है, थोड़ा सा और आगे जाऊं तो फिर चार्ज डेंसिटी अलग हो जाता है। तो वेरिएबल चार्ज डेंसिटी इन अ डिस्क का सवाल है ये। इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the large spherical surface that encloses the charge disk completely is phi naught. अब पूरा अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू दिस सरफेस, ये डिस्क है और ये पूरा का पूरा स्फीयर इसको कवर कर लेता है, इतना लार्ज तो है। तो इसके अंदर इस डिस्क की वजह से जितना भी चार्ज होगा, लेट्स सपोज दैट इज क्यू टोटल। ठीक है, तो क्यू टोटल कैसे निकालेंगे? क्यू टोटल विल बी, क्यू टोटल कैसे निकालेंगे ध्यान देते हैं। ये है डिस्क, ये है सेंटर, आर डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट को का डी आर मानेंगे विड्थ, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 2πr इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। अगर मुझे इस एरिया पे टोटल चार्ज चाहिए तो इंटू सिग्मा करना पड़ेगा।
तो टोटल चार्ज कितना आएगा? टोटल चार्ज कितना आएगा? सिग्मा को पुट करेंगे और देखते हैं कितना आता है। तो सिग्मा दिया हुआ है सिग्मा नॉट इंटू 1 - r/, और इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। तो टोटल चार्ज आएगा 2πr/dr इंटू, सिग्मा की जगह लिखूंगा सिग्मा नॉट इंटू 1 - r/R, और इसको इंटीग्रेट करूंगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, 0 से कैपिटल R तक, जितना रेडियस किसका है, डिस्क का, डिस्क का रेडियस जितना है कि नहीं। तो कैपिटल R है तो टोटल डिस्क का रेडियस, तो क्यू टोटल कितना हो गया, क्यू टोटल हो गया 2 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है ये बाहर ले लिए, और आर, और आगे अंदर r/dr माइनस r² dr/R, फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। इसको इंटीग्रेट करना है तो करते हैं। डुप्लीकेट, अब इस नए 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 पेज में चलें और टोटल चार्ज निकालें। सो टोटल चार्ज 2π/0 इंटू r²/2, 0 से r, माइनस r³/3 r, 0 से r, इंटीग्रेट कर दिया, ब्रैकेट डाल दिए, 2π/0 हो जाएगा r²/2 माइनस ये हो जाएगा r³/3r, r²/3। तो ये टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 2π/0 इंटू r²/6। This is the total charge inside the disk. Now, अगर टोटल चार्ज ये है और टोटल जो डिस्क है वो किसी स्फीयर के अंदर बंद है, तो स्फीयर से फ्लक्स अगर फाई है तो वो कितना फ्लक्स है, Q enclosed पाई एप्सिलॉन नॉट, Q enclosed is this 2 पाई सिग्मा r²/6 एप्सिलॉन। ठीक है ना। एक और बात हमें बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी अनदर स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r/4। डिस्क का रेडियस कैपिटल R था, पर अब इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस r/4 है। ये डिस्क मानो, पर ये जो नया स्फीयर बना है इस, ये बस इतना सा ही है, इसका रेडियस बस r/4 ही है। तो इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा ये भी निकालना है। इस छोटे वाले स्फीयर से जितना फ्लक्स पास होगा उसका रेशियो निकालना है जो बड़े वाले स्फीयर से टोटल फ्लक्स पास हुआ। तो ये डिस्क है और अगर ये पार्ट ही डिस्क का सिर्फ स्फीयर से कवर है, ठीक है, और स्फीयर का रेडियस कितना है r/4, तो ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है r/4, और ये टोटल है रिंग का डिस्टेंस r। रिंग में चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है, दैट इज सिग्मा नॉट इंटू 1 - r/R। और अपन अभी अभी निकाले 0 से r के बीच में इंटीग्रेट करके टोटल चार्ज, पर अब हमें इस 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 स्फीयर से फ्लक्स अगर निकालना है तो स्फीयर के अंदर चार्ज जितना इनक्लोज्ड है वो पता करना पड़ेगा। इस स्फीयर से चार्ज जितना इनक्लोज्ड है वो पता करने के लिए डिस्क का r/4 r/4 पार्ट में जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वहां तक इंटीग्रेट करके चार्ज टोटल निकालना है। तो इस बार क्यू टोटल करेंगे और इस बार इंटीग्रेट सिर्फ 0 से r/4 तक ही करेंगे। तो 2πr, तो यहां तक तो सेम ही आएगा, है कि नहीं, 2π/0 इंटू कैपिटल R
इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर क्यूब बाई 3r, और इंटीग्रेट करना है 0 से r बाई 4 तक। तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 माइनस आर क्यूब बाई 16 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आर। तो आर स्क्वायर से ये हो गया आर स्क्वायर और टोटल चार्ज निकालूंगा। टोटल चार्ज निकालने के बाद फ्लक्स निकालेंगे। तो निकालते हैं नेक्स्ट पेज में, है कि नहीं। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 32 माइनस आर स्क्वायर बाई 64 इंटू 3। यहाँ से कॉमन ले लो, आर स्क्वायर बाई 632, आर स्क्वायर बाई 32 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 6, आर आर स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन ले तो ये भी 1 हो जाएगा। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाई 32 इंटू 5 बाई 6, दिस इज द क्यू टोटल इनक्लोज्ड। कितने पार्ट में? सिर्फ r बाई 4 रीजन में ऑफ द डिस्क, जो रीजन स्फीयर से कवर्ड है। तो इस स्फीयर से फ्लक्स कितना पास होगा? दिस चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज गिवन बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा नॉट इंटू आर स्क्वायर बाई 32 इंटू 5 बाई 6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो क्या कह रहा है ऑप्शन? हाँ, अब इसको कंपेयर करना है। फाई नॉट किसकी वजह से है? बड़े वाले डिस्क की वजह, बड़े वाले स्फीयर की वजह से। फाई किसकी वजह से है? छोटे वाले स्फीयर की वजह से, जो r बाई 4 डिस्टेंस का है, जिसकी वजह से, जिसके अंदर जो चार्ज है वो डिस्क का r बाई 4 रीजन का ही चार्ज है। और उस और अब क्या करना है? रेशियो निकालना है। निकालते हैं। अरे, तो फाई नॉट क्या मिला था? फाई नॉट मिला था फाई नॉट मिला था, आ गया फाई नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई सिग्मा नॉट into r square by 6 epsilon naught by pi, that is the flux through the smaller sphere, जो क्या आया? 2 पाई सिग्मा नॉट आर स्क्वायर इंटू 5 बाई 6 बाई 32 इंटू एप्सिलॉन नॉट। 2 पाई सिग्मा नॉट 2 पाई सिग्मा नॉट काटे, आर स्क्वायर काटे, 6 6 कैंसिल किए, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल किए। 32 बाई 5 इज द आंसर, 6.4। अगर 6.4 हमारा आंसर आया तो बिल्कुल सही है।